इक्विलिब्रियम वेदर इन फिजिकल और केमिकल सिस्टम इज ऑलवेज ऑफ डायनेमिक नेचर। ये लाइन मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स से बता रहा हूँ। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। हम एटलीस्ट हमारी केमिस्ट्री की क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी में तो कहीं भी आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। हर जगह डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही होगा जहाँ इक्विलिब्रियम का जिक्र है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये हमने देखा ही पीछे शुगर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके डायनेमिक इक्विलिब्रियम को इलस्ट्रेट करा था, वो रेडियो एक्टिव शुगर ही था। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में हम दो सिलेंडर्स ले रहे हैं विद टू ग्लास ट्यूब जिनका डायमीटर सेम है। फर्स्ट सिलेंडर को, जिसको सिलेंडर 1 हमने बोला, उसमें कलर्ड वाटर को हमने आधा भर लिया, फिर नियरली हाफ। एंड वाटर कलर करने हमने क्रिस्टल को ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया। पोटेशियम परमैंगनेट क्या कलर देता है एंड पोटेशियम मैग्नेट क्या कर देता है, ये दोनों चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में इसको देखने वाले हैं, अभी के लिए इसको यहीं तक छोड़ दिया जाए। एंड सेकेंड सिलेंडर इज कैप्ट एम्प्टी and if we keep on transferring colored water using the glass tube from cylinder 1 to 2 and till the level of the color water in both the cylinders becomes constant, अगर ऐसा ट्रांसफ़र हम करते रहें वाटर का लेवल कांस्टेंट हो जाने तक, and if you continue transferring colored solution between the cylinder there will not be further change in the level of color water in the two cylinders। ये equilibrium की stage को indicate करता है। If we take the analogy of level of the color water with the concentration of the reactor and products in the two cylinders, we can say that the process of transfer which continues even after the consistency of level is indicative of dynamic nature of the process। तो consistency of the level ये तो बताता है फिक्स हो गए, मतलब लेवल दोनों के दोनों सिलेंडर्स में, ये तो इक्विलिब्रियम बताता है, लेकिन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर उसके बाद भी कंटिन्यू हो रही है, इसका मतलब डायनेमिक नेचर है। तो ये एनालॉजी किसके साथ क्या एसोसिएट हो रही है ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में। एंड इफ़ यू टेक द ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स एट इक्विलिब्रियम द लेवल द कलर वाटर इन द टू सिलेंडर विल बी डिफरेंट। तो बहुत आसान है याद रखना, डायमीटर सेम होगा अगर दोनों ट्यूब्स का, तो उन दोनों का लेवल सेम होगा। डायमीटर डिफरेंट रखा तो लेवल डिफरेंट रहेगा। वैसे लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द टू सिलेंडर ये इस पे इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता, दोनों की कंसंट्रेशन फिक्स होनी चाहिए, सिर्फ यही एक क्राइटेरिया है। डायनेमिक नेचर होगा, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर कंटिन्यू कर रही है, ये डायनेमिक नेचर इंडिकेट करता है। लेवल सेम हो दोनों में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जब ट्यूब्स का डायमीटर आप सेम रखेंगे तभी सेम होंगे। कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर कि जो प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं एक इक्विलिब्रियम में दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। फिक्स होती है सिर्फ इक्विलिब्रियम में, और रेट सेम होते हैं, सिर्फ ऐसा मेंशन है। तो लेवल सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये थी एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो, जस्ट लाइक दिस हेबर्स प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, H2 plus I2 gives 2HI। इसमें भी if we keep the total number of H and I atoms same in a given volume, same equilibrium mixture is obtained whether the pure we start from pure reactants or poured product। वही बता रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन से भी इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी ये पीछे देख लिया था। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको नंबर ऑफ मोल सेम रखने हैं HI के, आई एटम्स के, अगर वही डिफरेंट हो गए तो डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर वो सेम रख रहे हैं आप तो किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ऐसा बताया गया, पीछे भी ऑलरेडी देख चुके हैं हम। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, ये डायग्रामेटिकली शो किया गया है, दोनों डायरेक्शन आप इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट हो जाती है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रेट सेम हो जाते हैं। कांस्टेंट यानी फिक्स कंसंट्रेशन हो जाती है, सेम हो जाती है ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिए। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब यहाँ से मेन चीज़ चालू होती है इस चैप्टर की, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। what factors can be exploited to alter the composition of equilibrium mixture इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन चूजिंग कंडीशन फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स के, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना आपको समझाया जा रहा है
कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर को कौन से फैक्टर एक्सप्लॉइट करते हैं, ये हमें जानने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमें मिक्सचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें चाहिए इंडस्ट्रियल केमिकल्स, और उसके लिए हमें जानना होगा कि कौन से फैक्टर इक्विलिब्रियम मिक्सचर को अफेक्ट करते हैं। इसलिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। Consider general reversible reaction A plus B gives C plus D, and the concentrations in an equilibrium mixture are related by the equilibrium equations given by this. Equilibrium constant इसको बोलते हैं, Kc is equilibrium constant, and expression on the right side is called equilibrium constant expressions. इसके बारे में अभी आएगा कि ऐसे ही क्यों फॉर्म होती है equilibrium constant की। concentration of products multiplication, their multiplication divided by the multiplication of concentration of reactants. Equilibrium equation is also known as law of mass action because in early days of chemistry concentration was called active mass. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यानी जो आपको यहाँ पे दी गई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोल सकते हैं। रीज़न यहाँ पे साफ लिखा गया है, एक्टिव मास बोला जाता है कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ही बताई जा रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला में, तो लॉ ऑफ मास एक्शन इसलिए इसको बोल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यही फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने एक रिएक्शन कैरी आउट करी। H2 + I2 gives 2HI। इस पे हमने 6 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे। सो द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल 6 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गिवन इन टेबल 7.2। एंड कौन से एक्सपेरिमेंट हमें क्या क्या बता रहे हैं ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। Experiments 1, 2, 3 and 4 tells us that number of moles of dihydrogen reacted is equals to number of moles of iodine reacted is equals to half the number of moles of HI formed। ऐसा आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी दिख रहा होगा। H2 और I2 के कोफिशिएंट सेम है और डबल है HI के, तो दो मोल्स डाईहाइड्रोजन यानी H2 और I2 के रिएक्ट कर रहे हैं, उसके हाफ हमारे HI के रिएक्ट कर रहे हैं। ये इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्लियर हो रहा है। आल्सो एक्सपेरिमेंट 5 and 6 इंडिकेट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 and I2 इज सेम। तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कैसे कौन सा एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंट्स में आपको क्या हो रहा है, पहले एक्सपेरिमेंट से आप पता लगा सकते हैं H2 और I2 की कुछ कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज़ 2.4 एंड इक्विलिब्रियम पे बची 1.14। इनका डिफरेंस लीजिए तो 1.26 आएगा, यानी 1.26 रिएक्ट करा H2 का, 1.38 था I2 का इनिशियली, और 0.12 बच गया इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे भी देखिए 1.26 आएगा जो रिएक्ट कर रहा है, एंड 2.52 यानी इसका डबल बन रहा है HI। तो यही आपको पहला जो फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंट है वही बता रहे हैं कि जो रिएक्टेड हैं H2 और I2 के जो मोल्स ऑफ HI फॉर्म हो रहे हैं उसके हाफ हैं वो रिएक्टेड, यही आपको बताया जा रहा है फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंट में। एंड जो थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट में ये बताया रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन H2 और I2 की सेम है, एंड दोनों में यही इलस्ट्रेट किया गया है। तो ये ऐसे आपको देख के पहचान आना चाहिए कि क्या बता रही है एक्सपेरिमेंट। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ये आपको सीधा ये इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि जो कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के, वही कंसंट्रेशंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में सीधे सीधे ट्रांसलेट हो रहे हैं, यही इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं। एंड अगर हम इससे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें फॉर्मूला को, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं, कंसिडर द सिंपल एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बट इफ़ यू सी फ्रॉम द टेबल 7.3 जो कि आगे गिवन है, द अबो एक्सप्रेशन जो हमने ये गैस किया है इज़ फार फ्रॉम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है ये एक्सप्रेशन। एंड हमने तो पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये उसका फॉर्मूला तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, कांस्टेंट नहीं है तो ये एक्सप्रेशन सही नहीं है, इससे ये क्लियर हो रहा है। ये रही टेबल 7.3। ये एक्सप्रेशन हमने पीछे गैस करा था कि हो सकता है, लेकिन इसमें हर बारी जब हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, कांस्टेंट नहीं है, मीन्स ये नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, दूसरा कुछ गैस करना होगा। एंड हाउर इफ यू कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, द स्क्वायर ऑफ द concentration of the product here and multiplication of the concentration of the reactants, अगर हम ऐसा करें that this gives constant value as shown in the table 7.3। यहाँ आप देख सकते हैं
हर केस में अराउंड 46 के अराउंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। तो दिस इज द राइट एक्सप्रेशन shown by this experimental data. It can be seen that in this expression power the concentration of the reactant and products are actually the stoichiometric coefficient. So that's how we make the actual expression for equilibrium constant Kc for this reaction. This is the right experiment, right the expression. Generally the subscript eq used for equilibrium is omitted from the concentration terms. It is taken for granted that the concentration in the expression for Kc will have only equilibrium values only. तो Kc को ऐसे लिखा जाता है Eq की वैल्यू ड्रॉप करके, क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रखें तो वैल्यूज विल बी ऑफ दैट ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया जाता है. द सबस्क्रिप्ट सी इंडिकेट्स दैट Kc इज एक्सप्रेस इन कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स पर लीटर. इसके अलावा एक Kp भी होता है, वो पार्शियल प्रेशर को बार में एक्सप्रेस करता है. तो इसलिए यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए इसका. At a given temperature, the product of concentration of the reaction products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product concentration of the reactant raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value. This is known as equilibrium law or chemical equilibrium. तो ये हमने अभी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा कि एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन रेस्ट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन रेस्ट टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इक्विलिब्रियम लॉ बोलते हैं इसको बिकॉज इट गिव्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं. एंड आई थिंक हमने पिछले पेज पे कुछ नहीं छोड़ा है. वी हैव डन एवरीथिंग राइट. अब यहाँ देख लेते हैं जनरल इक्वेशन अगेन. वहाँ तो हमने यूज़ की थी एक पर्टिकुलर इक्वेशन एच आई जहाँ पे फॉर्म हो रहा था H2 और I2 से. जनरली कैसे इसको लिखेंगे ये भी देख लेते हैं. A plus B reactants are combined to form product C and D, and स्मॉल ए बी सी डी ये कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो के सी का एक्सप्रेशन होगा ये, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लिकेशन रेज़ टू द पावर देयर कोफिशिएंट्स एंड सेम डिवाइडेड बाय सेम फॉर द रिएक्टेंट्स. एंड यहाँ पे एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट किया गया है इसको. प्रोडक्ट्स में आपके पास हैं NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा. NO का 4 है, H2 का 6 एंड डिवाइड बाय दैट ऑफ रिएक्टेंट्स. अमोनिया का 4 एंड ऑक्सीजन का 5. तो ऐसे आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंडिकेट बाय क्लोजिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो ये आई थिंक आपको पहले से भी पता होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप जब क्लोज करते हैं चीज़ों को तो वो मोलर कंसंट्रेशन दिखाती है मोल्स पर लीटर. द सिंबल फॉर फेजेज SLG यानी सॉलिड लिक्विड गैस आर जनरली इग्नोर्ड वाइल राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन दिखाई जा रही है. एंड आगे हम देखेंगे कि सॉलिड्स और लिक्विड के केस में तो कंसंट्रेशन को हम काउंट ही नहीं करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. एंड ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे जहाँ पे इसका जिक्र आएगा. तो ये रिएक्शन हमने देखी थी. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर हम इसको x वैल्यू दें, देन फॉर द रिवर्स रिएक्शन द सेम एट द सेम टेम्परेचर इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है. तो यू हैव टू कीप द टेम्परेचर सेम. रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इनवर्स ऑफ दैट ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से बन गया. अगर आप रिएक्शन का इनवर्स कर रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इनवर्स हो जाएगा. उसका x तो इसका 1/x हो जाएगा. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इंपॉर्टेंट वन. इसके आगे एक और कंसेप्ट बनाया गया है. दो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. यहाँ तो अपने पीछे रिवर्स क्या था रिएक्शन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोफिशिएंट से, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी उससे मल्टीप्लाई करना होता है. एंड इट इज़ जस्ट द सेम एज वी हैव डन फॉर एंथैल्पी चेंज एंड इन द प्रीवियस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स. तो अगर इस ये जो रिएक्शन इसको आपने हाफ से डिवाइड कराया, देखिए H2I2 गिव्स 2HI था, आपने हाफ से पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर दिया, तो जो Kc का एक्सप्रेशन होगा उसको रेज टू द पावर हाफ करना होगा, क्योंकि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये पावर में जाते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के.
एक्सप्रेशन में। तो इसलिए जो आपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हाफ किया है वो पावर में जाएगा उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, एंड दैट न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी हाफ टाइम्स हाफ पावर ऑफ द प्रीवियस वन। तो ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, एंड एनसीईआरटी ने एक टेबुलर फॉर्म में इन दोनों को समराइज भी कर दिया है। एक जनरल रिएक्शन के लिए के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, अगर आपने रिवर्स कर दिया यही रिएक्शन तो इनवर्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, एंड एक नंबर से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसकी पावर में चला जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। पीछे एक नंबर से मल्टीप्लाई किया था हाफ से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे इन जनरल कोई अगर एन नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है के सी टू द पावर एन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, कंसंट्रेशंस आपको गिवन है NH3 N2 और S2 की इक्विलिब्रियम कंसिडर एट सम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। ऑफ कोर्स NH3 N2 H2 है तो ये हेबर्स प्रोसेस की बात हो रही है। इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी ऑलरेडी नो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से निकाल लीजिए, अमोनिया का स्क्वायर हो जाएगा प्रोडक्ट का डिवाइड बाई N2 की पावर 1 रहेगी और H2 का क्यूब हो जाएगा। सो सारे आप इनकी कंसंट्रेशन जो आपको गिवन है उनको इसमें पुट कीजिए। You will get the answer for this question to be this much 0.355 10 to the power 3। एनसीईआरटी में एक गलत आंसर इसका गिवन है, आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे लगता है इसका यही आंसर होना चाहिए। ये आंसर 1.069 टू द पावर 3, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है एनसीईआरटी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आपको सही आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए। नाउ एग्जाम्पल 7.2, दूसरा एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अगेन आपको इसमें भी गिवन है एंड एक रिएक्शन आपको गिवन होगी ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे भी आपको केस ही पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अगेन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको निकालना है इसको। एनओ का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है प्रोडक्ट में, एंड नीचे सिर्फ एक ही पावर रही है N2 और O2 की कंसंट्रेशंस की। या इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है 0.622। यू विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होमोजीनस इक्विलिब्रियम, इसके नाम से पता लग रहा है ये क्या होगा। इसमें सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं उनका फेज सेम होगा। इन होमोजीनस सिस्टम ऑल द रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स जो उनका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस यू कैन से, जहाँ पे उनका जेनेसिस हुआ है। वैसे ये जो पूरा वर्ड है होमोजेनियस, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म एज अ होल, तो यूनिफॉर्म यानी सेम फेज होता है सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में। जैसे कि एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस का, यहाँ पे सबका गैसियस फेज में है। या फिर और एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ देखिए एक्वस फेज में दूसरी रिएक्शन में सारे, एंड बाकी एक्वस में ये एक लिक्विड फेज में है। आपने अगर पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर तो आपको लिक्विड और एक्वस का डिफरेंस पता होगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें, जितना भी होता है बेसिकली वो ज़रूर पता होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना ज़रूरी है इसके लिए। वेपर या एक्वस फॉर्म क्या होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड, यहाँ आपको डेफिनेटली डिफरेंशिएट करना होगा इन द फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वहाँ पे प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमें 0 लेनी होती है, 1 मानते हैं बेसिकली, कंसीडर नहीं करते इसे, क्योंकि यूनिटी होती है ना। क्यों होती है वो हम आगे देखेंगे। तो डेफिनेटली के सी के फॉर्मूला में ज़रूर कंसिडर करना, लेकिन यहाँ आप फेज़ की बात कर रहे हैं तो मान सकते हैं, लिक्विड और एक्वस को सेम मान सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द गैसियस सिस्टम्स, तो गैसियस सिस्टम में कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, सिर्फ इतनी बात है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेज, हाउ इट इज़ यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्यों पार्शियल प्रेशर एसोसिएटेड होता है गैसेस के साथ, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती गैसेज एज़ कम्पेयर टू प्रेशर, वो ज़्यादा एक बेहतर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है गैसेस की। पी इज इक्वल टू एनआरटी ज़रूर आएगा जब अगर हम गैसेस की आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। यहाँ से एन बाई वी यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये होती है कंसंट्रेशन, एंड वॉल्यूम अगर हम लीटर में ले लें तो इसको मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्योंकि वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है
तो इसलिए मोल पर मीटर क्यूब इसको कंसंट्रेशन को स्टैंडर्ड टर्म से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम स्मॉल सी अगर मान लें कंसंट्रेशन को, तो वो आइडियल गैस का फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू CRT। वी कैन आल्सो राइट P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंसंट्रेशन को एनक्लोज करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर R की वैल्यू ये होती है, ये ऑलरेडी जानते हैं। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ गैस, क्योंकि RT में R तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट था और टेम्परेचर हमने अगर और कॉन्स्टेंट मान लिया तो सिर्फ गैस कंसंट्रेशन, तो गैस ही बचा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से। बेसिकली इसी को ड्राइव करने के लिए हमने PV इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन ली थी, ये बताने के लिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में प्रेशर भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप फॉर द सेम रिएक्शन दैट वी हैव यूज्ड फॉर KC कंसंट्रेशन की टर्म्स में जो हमने यूज़ किया था उसको पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखा जा सकता है। That would be the square of the partial pressure of HI divided by the multiplication of partial pressure of H2 and I2, very similar to KC। एंड ये इसका डेरिवेशन ये कैसे आया, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी आपने इन दिस एग्जांपल, KP इज इक्वल टू KC, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, ऐसा हमेशा नहीं होता। हमेशा क्या होता है, जनरलाइज कंडीशन क्या होती है वो आगे भी बताया गया है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम हेबर्स प्रोसेस के लिए करें तो स्क्वायर होगा अमोनिया के पार्शियल प्रेशर का डिवाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, N2 का एक पावर होगी, 3 पावर होगी H2 की, उसका क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पुट कीजिए, वो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय RT, वो फॉर्मूला पुट कीजिए आप, तो यू विल गेट हेयर KP इज इक्वल टू KC इंटू RT टू पावर -2। दिस रिलेशन यू विल गेट फॉर दिस रिएक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे KC KP के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसलिए बोला जाता है कि सभी रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं होता। फॉर अ जनरल रिएक्शन A प्लस बी रिएक्टेंट्स गिवन C प्लस D प्रोडक्ट्स, KP would be equal to KC into R to the power delta N, where this delta N is number of moles of gaseous products minus gaseous reactants। डेल्टा NG हमने ये देखा था थर्मोडायनेमिक्स में, वही है ये एग्जैक्टली। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको फाइंड करना, वही है। P की जगह आपको कंसंट्रेशन ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाई RT रखना है। आप इसको निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, जनरलाइज्ड रिएक्शन के लिए यहाँ पे निकाला गया है। एंड अब इस फॉर्मूला से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में कैसे KP और KC की वैल्यू इक्वल आ रही थी। आप डेल्टा N की वैल्यू इसमें निकालिए, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इसमें 2 हैं एंड गैसियस रिएक्टेंट भी इसमें 2 हैं, तो 2 - 2 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा N की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। एंड कोई भी नंबर है हमारे रेज़्ड टू द पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से KP इज इक्वल टू KC आ जाएगा। इसीलिए द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर प्रेशर इज 1 बार, दैट वी ऑलरेडी न्यू फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। पास्कल होता है 1 नैनोमीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फोर्स पर एरिया होती है ना प्रेशर की यूनिट। तो पास्कल क्योंकि ऐसा यूनिट होती है, तो ये जो स्टैंडर्ड इसके सिंबल्स हैं उसके बराबर होगी। एंड एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, एंड 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल। ATM बड़ा होता है थोड़ा सा बाहर से। ऑल ऑफ दीज टर्म्स वी ऑलरेडी नो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम देख चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आता है ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP की वैल्यू दी है फॉर सेलेक्टेड रिएक्शंस। वैल्यूज़ नहीं रटनी है आपको, यहाँ से एक ट्रेंड बन रहा है वो ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए आपको। यहाँ देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक, तो उसी में भी यही हो रहा है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है KP की। ये कंसेप्ट है जो पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूँ, डेल्टा H का जिक्र जहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, आगे भी हम देखने वाले हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हम गैस करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करती है, एंडोथर्मिक में जैसे आप बढ़ाते हैं वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये ट्रेंड आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक, ये भी आपको पता लगाना ज़रूर आना चाहिए।
जहाँ पे भी बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ पे बॉन्ड तोड़ना होता है हमें वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड तोड़ने के लिए। N2 और H2 कंबाइन कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं NH3 को फॉर्म करने के लिए, अमोनिया को फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। SO2 और O2 कंबाइन कर रहे हैं SO3 फॉर्म करने के लिए, यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एनर्जी अगेन रिलीज होगी। N2O4 को तोड़ना है दो NO2 में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन। Now the third example of this chapter, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको गिवन है PCl53 एंड Cl2 की। डेफिनेटली आपसे पूछा जा रहा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन वेयर PCl5 गिव्स PCl3 एंड Cl2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट द सेम एज वी हैव डन द रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस, प्रीवियस टू क्वेश्चंस। PCl3 एंड Cl2 यहाँ पे रिएक्टेंट्स है तो इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऊपर आएगा। PCl5 प्रोडक्ट है सॉरी, तो इनका ऊपर आएगा और रिएक्टेंट का नीचे PCl5 का। तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन पुट कर दीजिए 1.79 के आसपास आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्टली यही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं करी है एनसीईआरटी ने। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, Kc की वैल्यू आपको गिवन है एंड एक रिएक्शन गिवन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है। इफ़ ओनली CO एंड H2 आर प्रेजेंट इनिशियली एंड उनकी कंसंट्रेशन दी हुई है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछी हैं बाय गिविंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, इनिशियल कंसंट्रेशंस आपने लिख ली सबसे पहले। एक्चुअली ये जो एग्जैक्ट तरीका है ये बाद में इलस्ट्रेट किया है एनसीईआरटी ने, पहले क्वेश्चन उससे पूछ लिया एंड किस तरीके से वो सोल्व होगा ये बाद में बता रही है एनसीईआरटी। तो ये बहुत बढ़िया अंदाज है एनसीईआरटी का चीज़ों को समझाने का। तो 0.1 मोलर यहाँ पे कंसंट्रेशन है इनिशियली H2O की और CO2 की, ये दोनों की सेम ही दी हुई है आपको। मान लीजिए इक्विलिब्रियम तक पहुँचने तक इनमें से x अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन x मोल पर लीटर इतना यूज़ हो गया इन रिएक्टेंट में, तो इतना ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स रिएक्टेंट्स में से इतना दिख रहा, उतना ही प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो गया। अब इन हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आ गई हैं, इनसे Kc के फॉर्मूला में आपको पुट करना होगा एंड यहाँ पे एक झोल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लगानी होगी। यूजुअली ऐसा नहीं होता, इक्विलिब्रियम से जितने क्वेश्चन आते हैं नीट में ऐसा मेक श्योर किया जाता है कि आपको क्वाड्रेटिक सोल्व ना करनी पड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेथड है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। नीट में इतना टाइम नहीं होता, एस्पिरेंट्स के पास बहुत टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम क्वेश्चन के फॉर्मूला में। नीट के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक वाले बहुत ही रेयर चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएगा नीट में। एंड अगर कभी आ जाए तो उसके लिए आपको ये जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की, AX² + BX प्लस इसका सॉल्यूशन होता है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। कभी आ जाए वैसे चांसेस बहुत कम है एंड क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक दो बार ऐसा होता है 4-5 साल में कि एक आध क्वेश्चन आ जाता है जिसकी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है। तो बहुत रेयर चांसेस हैं लेकिन थोड़े चांसेस हैं, इसलिए फॉर्मूला जरूर याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करिए एंड सिर्फ फॉर्मूला आपको इसके लिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Kc की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई द रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एंड आपको Kc की वैल्यू इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ इस क्वाड्रेटिक तक आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे x के लिए आपको सोल्व करना होगा एंड आफ्टर सोल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x टू बी दिस, एंड यही थी CO2 और H2 की कंसंट्रेशन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्टेंट्स में थे। तो 0.1 माइनस एक्स थी इनकी कंसंट्रेशन, तो यहाँ से 0.033 एम मोलर आ जाएगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ये आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। नाउ द फिफ्थ एग्जांपल, आपको एक रिएक्शन गिवन है एंड Kc की वैल्यू गिवन है इस रिएक्शन के लिए, गिवन टेम्परेचर आल्सो, और Kp आपसे पूछा। तो रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं Kc Kp में, Kp इक्वल्स टू Kc टू द पावर RT इंटू डेल्टा एन, एंड वो तो हमने देख लिया था कि एग्जैक्टली डेरिवेशन इसका कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि कहाँ पे Kp है और कहाँ से Kc है, इसको आप आइडियल गैस इक्वेशन की एनालॉजी से याद रख सकते हैं। उसमें था P इक्वल टू CRT था ना, तो P एक साइड आएगा और C आएगा यहाँ पे, Kp इक्वल टू Kc होगा,
ये आप P इज इक्वल टू सी आर टी से एनालॉजी से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं आपको गैसियस प्रोडक्ट्स और 2 हैं गैसियस रिएक्टेंट, तो 1 आ गई यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू। तो के सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन थी 3.75 या एंड आर 0.0831। ये हमने देखा था कि अगर आपको निकालना है बार के केस में तो 8.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस 2 था, इसको 0.083 हम लिख सकते हैं। आर की वैल्यू हमने लर्न करी हुई ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में, कौन सी यूनिट के साथ कैसे इसको चेंज करते हैं। एंड टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए 0.033 के पी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम अगेन आप बोल सकते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम, इसमें फेज डिफरेंट रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के डिफरेंट फेजेस में होंगे। मोर देन वन फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम इसमें होता है, देन इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर इज क्लोज्ड इन अ कंटेनर इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड एंड गैस दोनों का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इसको बोल सकते हैं। एंड दैट बिटवीन अ सॉलिड एंड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स सॉलिड एंड एक्वस, इसको भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ऑफन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो एक तो सॉल्यूशन की थी ये एक्वस होगी या फिर गैसियस स्टेट होगी इनमें, क्योंकि हेट्रोजीनियस है तो उसके अलावा बची दो ही ना, सॉलिड और लिक्विड, तो ये भी हेट्रोजीनियस में इन्वॉल्व होती हैं ऐसा बता रहा है, होती ही हैं। एंड यही इंट्रोडक्शन बना रहा है उसके लिए, जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी लेनी होगी, देखेंगे वो कैसे होगा ये। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट। if we are representing the concentration of solid by this x s and xl से प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन, देन ये कांस्टेंट रहेगी। इसका रीज़न मैंने आगे समझाया है। एंड इन कंट्री टू दिस एक्स जी एंड एक्स एक्वस, एक्वस बेसिकली वेपर को भी बोल सकते हैं, इसलिए गैसेस के साथ ही यूज़ किया गया है। वैरी एज द अमाउंट ऑफ एक्स इन अ गिवन वॉल्यूम वेरीज, जैसे अमाउंट वेरी करता है वैसे गिवन वॉल्यूम में इनकी कंसंट्रेशन वेरी करती है, गैसेस और एक्वस की। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की वेरी नहीं करती। इसका रीज़न अब यहाँ समझिए। लेट्स से वी हैव टेकन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि क्लोज कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, ये हम ऑलरेडी देखा है। तो कंसंट्रेशन इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड के केस में जैसे जैसे उनका नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहा है, मींस सॉलिड और लिक्विड कन्वर्ट हो रहे हैं गैसियस फेज में, तो वैसे वैसे उनकी वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रही है सॉलिड और लिक्विड की उस कंटेनर में। तो ओवरऑल ये नंबर कांस्टेंट रहता है, इसलिए जितना नंबर ऑफ मोल्स उनके डिक्रीज करते हैं उतनी उसी प्रोपोर्शन उनकी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है। ओवरऑल ये नंबर कॉन्स्टेंट डिवीजन कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए इनकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन इन केस ऑफ गैसेज जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, यानी गैसियस फेज एक्वस फेज में लेट से कन्वर्ट हो रहा है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं गैसेस के डेफिनेटली, लेकिन उसकी वॉल्यूम नहीं डिक्रीज कर रही है। एक कंटेनर की सारे की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी गैस पहले भी, जब उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा थे, डिक्रीज हो गए थे, कुछ एक्वस फेज में कन्वर्ट हो गए, तब भी सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर गैस, क्योंकि ये वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रह रही है गैस की एंड नंबर ऑफ मोल्स लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये नंबर ओवरऑल वेरिएबल होगा, कॉन्सेंट्रेशन इसलिए वेरिएबल होगी गैसेस के केस में। and that's how in case of pure solids and liquids the concentration remains same even though the volume of the mixture varies, so that's how you understand this concept। एंड अगर हम एग्जांपल है इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में, CaO एंड CaCO3 सॉलिड होते हैं एंड गैस होती है CO2, दैट्स वी अर्ली नो। तो KC इसका जनरल एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको रिमूव करना होगा CaO और CaCO3 को, क्योंकि सॉलिड है, इनकी प्योर कंसंट्रेशन की वेरी नहीं करती, यूनिटी मान लेते हैं हम। सिंस CaCO3 एंड CaO आर बोथ कांस्टेंट, देयरफॉर मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी that dependent on the C concentration of the gas only, और Kp इज इक्वल टू PCO3 उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि गैसेस के लिए यूजुअली हम प्रेशर प्रेफर करते हैं ओवर कंसंट्रेशन। नाउ द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर डिस्कस्ड हेयर, ये भी एक छोटा सा पैराग्राफ है तो लेकिन इंपॉर्टेंट है।
For the reaction such as the formation of HI from H2 and I2, इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और के की कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस या फिर प्रेशर का प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट्स वो दोनों सेम आ रहे हैं। देखिए इसका एच आई का स्क्वायर होगा और नीचे एच टू और आई टू को मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर का कंसंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा। तो के सी और के पी की यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बचेगी, यूनिट लेस हो जाएंगे ये। एंड फॉर रिएक्शन सच एज दिस, जहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहे ये डायमेंशन, ऊपर स्क्वायर आएगा और नीचे एक ही है कंसंट्रेशन या प्रेशर, तो के सी की यहाँ पे यूनिट होगी मोल पर लीटर, जो कि मोलैरिटी की होती है। एंड के पी की यूनिट होगी बार, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट इसकी बार ही है। तो ऐसे आप डिसाइड करते हैं यूनिट। आगे भी है इसमें, equilibrium constant can also be expressed as dimensionless quantities if the standard set of the reactants and products are specified. For a pure gas, the standard state is 1 bar. Therefore, a pressure of 4 bar in standard state can be expressed by this number 4. तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स को। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड स्टेट स्पेसिफाई करनी होगी। गैसेस के लिए 1 बार होती है, तो इसलिए 4 बार का प्रेशर को 4 से रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। एंड किसी सॉल्यूट के लिए कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशन आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं, तो इसके लिए 4 मोलर अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो उसको 4 लिख सकते हैं सीधे आप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं होते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जब स्टैंडर्ड स्टेट आप मेंशन कर देते हैं। In this system, Kc and Kp are dimensionless quantities but have different numerical values due to different standard states. तो स्टैंडर्ड स्टेट जैसे ही आप चेंज करेंगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। डायमेंशन इसका डेफिनेटली कोई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कैंसिल हो जा रहे हैं डायमेंशंस हर केस में। एंड स्टैंडर्ड डेफिनेटली जब आप चेंज कर देंगे तो यूनिट ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसका नंबर डिफरेंट होता है यूनिट का। मोल पर लीटर आप ले रहे हैं तो कुछ होगा, मोल पर मीटर क्यूब ले रहे हैं तो कुछ होगा, बार की जगह एटीएम ले रहे हैं तो कुछ हो जाएगा। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड चेंज को चूज करने से उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रहा है इन दिस सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूजुअली जो कंसंट्रेशन या प्रेशर की टर्म्स में दी होती है उन्हीं की यूनिट होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। This shows that at a particular temperature there is a constant concentration or pressure of CO2 in equilibrium with CaO and CaCO3। कांस्टेंट है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, Kp और Kc दोनों कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर है, तो देयर वुड बी अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ CO2। एक्सपेरिमेंटली दिस कांस्टेंट प्रेशर वाज फाउंड टू बी दिस मच। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, कांस्टेंट होता है इतना याद रखिए। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी दस इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो कि वैल्यू यहाँ पे गिवन है। एंड दो यहाँ पे वैल्यू निकाली गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की, यानी स्टैंडर्ड सेट आपने स्पेसिफाई कर दिया 1 बार, तो 2 × 10⁵ यानी 2 बार ये है, ये इससे इसको बार से डिवाइड किया तो 2 वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड सेट में। एंड सिमिलरली फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ निकल, एक्चुअली ये जो रिएक्शन है Na + CO गिव्स NiCO4, ये आप मेटालर्जी जो चैप्टर है 6th चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का उसमें पढ़ने वाले हैं। मोन्स प्रोसेस ये होती है फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ निकल। एंड इसके अलावा भी एक दो प्रोसेस हैं, वहाँ पे नाम से आपको लर्न करना होता है। मैंने इसको लर्न किया हुआ है मोनी से, ये मोनी एक नाम है, मीन्स मोन्स प्रोसेस निकल की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो भी प्रोसेसेस यूज़ होती हैं प्योरीफिकेशन के लिए उसके नाम हम उस चैप्टर में देखेंगे। एंड इसमें यहाँ पे इसको बता रहा है कि केसी कैसे कहाँ से फाइंड होगा इसका। निकल क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, प्योर सॉलिड है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला में नहीं आएगा। NiCO4 ये प्रोडक्ट है तो इसकी कंसंट्रेशन ऊपर होगी, और टू द पावर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी। दैट्स हाउ यू राइट द Kc फॉर दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन की टर्म्स में। एंड एक और रिएक्शन यहाँ पे गिवन है AgO, यहाँ पे सॉलिड है तो ये नहीं आएगा। H2O लिक्विड है, ये भी नहीं आएगा, प्योर सॉलिड लिक्विड डोंट कम। एंड स्क्वायर हो जाएगा AgNO3 का, एंड HNO3 का भी स्क्वायर हो जाएगा इन द एक्सप्रेशन फॉर Kc। नाउ द 6th एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन इज 3। तो Kp आपको ऑलरेडी गिवन है, एंड पार्शियल प्रेशर गिवन है CO2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 आपसे पूछा है, तो इसको भी हमें वैसे ही करना है जैसे कंसंट्रेशन की टर्म्स में गिवन था। वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन थी, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है।
तो एक्स लेट एक्स विद डिक्रीज इन प्रेशर यहाँ पे, यानी जो प्रोडक्ट्स में प्रेशर फॉर्म हो गया लेट दैट बी एक्स। तो 0.48 बार ये आपको ऑलरेडी गिवन था इनिशियल प्रेशर जो कि रिएक्टेंट्स में है CO2 का। इसमें से x आपको घटाना है 0.48 माइनस एक्स एंड 2x बार फॉर्म हो जाएगा द पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक से दो मोलिक्यूल्स बन रहे हैं CO2 से CO के। तो x अगर लगा है CO2 का तो मोनोऑक्साइड के 2x बनेगी। ये स्टोइकियोमेट्री से हमें क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से Kp की वैल्यू सीधी आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड स्क्वायर, क्योंकि 2 उसका कोफिशिएंट है, डिवाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि सॉलिड नहीं आएगा उसमें, जो सॉलिड था ना इसमें एक कार्बन सॉलिड, ये यूजुअली ग्रेफाइट होगा, ये नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड है, प्योर सॉलिड नहीं आते। तो दिस वुड द फॉर्मूला ऑफ Kp एंड यहाँ पे भी आपको लगाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सोल्व दिस मच। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा आप क्वाड्रेटिक सोल्व करें, ऐसे क्वेश्चन नीट में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। तो आफ्टर सोल्विंग दिस क्वाड्रेटिक यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x टू बी 0.33। 2x था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 0.66 बार आ जाएगा। एंड 0.48 माइनस एक्स था CO2 का। यहाँ पे एक मुझे मिस्टेक दिखाई दे रही है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए 2x के बराबर, ये था, ये बिल्कुल ठीक है। 0.48 माइनस एक्स होगा CO2 का, दिस वुड बी 0.15 बार। दैट्स हाउ यू रीच द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। and applications of equilibrium constants are given here now. Basically there are only two practical applications of equilibrium constant as we shall see further, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी ने समराइज करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि इवन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन समराइज उनको वे में यहाँ पे लिखा गया है। Expression for equilibrium constant is applicable only for the concentration of the reactant product when attain their constant value at the equilibrium state। तो constant value equilibrium state पे पहुंच गई है तभी वैलिड होता है एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन में आते ही वही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम वैल्यू आती है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगेन यार इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आती हैं उसमें, ना कि इनिशियल वन है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको निकालनी होगी, उन्हीं पे डिपेंड करेगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, चाहे कुछ भी हो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, कैसे भी किसी डायरेक्शन में जाएं आप, रिवर्स या फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय बैलेंस इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो बैलेंस इक्वेशन डेफिनेटली रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उसी के कोफिशिएंट्स उनकी कंसंट्रेशन रेट्स टू द पावर में जाते हैं एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये आगे हम देखेंगे कैसे वेरिएशन होती है इसके टेम्परेचर के साथ। ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, तो वहाँ पे वेरिएशन देख ली जाएगी टेम्परेचर के साथ, डेफिनेटली वेरी करता है ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इनवर्स हो जाता है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रॉपर्टी। and equilibrium constant K is related to the equilibrium constant for the corresponding reaction obtained by multiplying or dividing the equation original reaction by the small integer। ये वही बात कर रहा है जो टू द पावर n में जाता है, जिस कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में चला जाता है, ऐसा सिर्फ बता रहा है इसमें। Let us consider the application of equilibrium constant now. The first one is to predict the extent of a reaction on the basis of its magnitude, and the second one is to predict the direction of the reaction एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये वही बात है यार जो कि हम इतने सारे एग्जांपल्स में ऑलरेडी देख आए हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से निकाल सकते हैं, यही हम देखते हैं इतने सारे एग्जांपल्स में। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ये मेनली अब दोनों डिस्कस किए जाएंगे। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन यानी कितनी रिएक्शन हुई है, कितना कन्वर्जन हुआ है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में, ये बताता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कन्वर्जन हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है इसके लिए। एंड प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इसके लिए क्यूसी का एक कंसेप्ट आता है, रिएक्शन कोइशेंट, उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा है केसी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो ये दोनों ही चीज़ें अब डिटेल में डिस्कस की जाएंगी आगे। पहला है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। The numerical value of the equilibrium constant for reaction indicate the extent of the reaction, its magnitude. However, it does not give any information about the rate of the at the rate at which the equilibrium is reached.
तो हमने ये देख ही लिया था कि इक्विलिब्रियम पे होता तो है रेट दोनों प्रोसेस का सेम फॉरवर्ड बैकवर्ड का, लेकिन इक्विलिब्रियम जो रीच करने के लिए रेट लगा, यानी जो हमने एग्जांपल्स में देखा था ना इवेपोरेशन के केस में, जो पहले इवेपोरेशन इंक्रीज होती है फिर कंडेंसेशन इंक्रीज होती है बाद में, किस रेट से वो इंक्रीज हो रही है ये इक्विलिब्रियम नहीं बताता है। ये आपको जाना तो केमिकल काइनेटिक्स में जाना होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन वो बताता है। इक्विलिब्रियम उसके बारे में कुछ नहीं कहता, सेम रेट हो जाते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के, सिर्फ इतना बताता है इक्विलिब्रियम। The magnitude Kc and Kp is directly proportional to the concentration of the products and inversely proportional to that of reactants. This implies that high value of K suggests the high concentration of products and vice versa. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जितनी हाई वैल्यू होगी उतना ज़्यादा कन्वर्जन हुआ है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में, एंड इसी से पता चलता है क्योंकि इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट के फॉर्मूला में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिएक्टेंट्स की नीचे आती है। वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन कंसर्निंग द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट्स और द रिएक्टेंट्स Kc इज वेरी लार्ज, रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, यानी मोस्टली इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आपको प्रोडक्ट्स ही दिखाई देंगे इस केस में। अब एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट किया गया, रिएक्शंस आपको याद नहीं रखनी है। 10⁻47, 31, 18 एग्जैक्टली 10⁻³ से तो ज़्यादा ही हैं, तो इनमें मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली दैट यू कैन इन्फर आउट। कि AC की वैल्यू अगर 10⁻³ से भी कम है, 0.001 से भी कम है, तो रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट्स ओवर द प्रोडक्ट्स एंड Kc विल बी वेरी स्मॉल, रिएक्शन रेयरली प्रोसीड, शुरू ही मुश्किल से होगी वो रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, क्योंकि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है। एंड इसका एग्जांपल ये है 10⁻48, जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है -31 है, ये वैलिड होता है इन रिएक्शंस पे। इफ़ Kc इज रेंज बिटवीन 10⁻³ to 10⁻³ यानी इंटरमीडिएट कंडीशन है, देन एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। एक्चुअली ये तीनों ही चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना पहले, यहाँ इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उसको रिलेट करा जा रहा है, क्योंकि इंट्रोड्यूस बाद में किया गया था वो, लेकिन 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। एंड इसका एग्जांपल है ये 57 10⁻³ और 10⁻+3 के बीच में है, तो इंटरमीडिएट कंडीशन होगी। ये दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट बराबर प्रेजेंट होगी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की। अब सेकंड एग्जांपल यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 4.64 10⁻³ ये भी 10⁻³ से थोड़ा सा बड़ा ही आ रहा है ना, 1 10⁻³ से बड़ा आ रहा है, 4.64 टाइम्स 10⁻³। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि नीदर टू स्मॉल इट इज़ नॉर टू लार्ज, एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ N2O4 एंड NO2 यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी प्रेजेंट इन दिस केस। तो ये जनरलाइज्ड फिगर की फॉर्म में आपको बताया गया है। 10⁻³ से कम है, नेग्लिजिबल है, तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, एंड इन दोनों के बीच में है, तो बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इन एप्रिशिएबल कंसंट्रेशंस, एंड एक्सट्रीमली लार्ज एंड 10⁻³ से बड़ा है, तो रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, प्रोडक्ट्स ओनली आर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। Now predicting the direction, the second thing that equilibrium constant can tell. For this purpose we calculate the reaction coefficient QC, ये इंट्रोड्यूस किया गया है इस पर्पज़ के लिए। QC with molar concentration and QP with partial pressure same as equilibrium constant is defined in the same way as equilibrium constant Kc, except that concentration in the QC are not necessarily equilibrium values। Kc और Kp में इक्विलिब्रियम वैल्यू होती थी, यहाँ पे एक जनरल एक कोएफिशिएंट है ये रिएक्शन का, यहाँ पे इक्विलिब्रियम वैल्यूज नहीं है ऑफ कोर्स। For the general reactions, QC will be written somewhat like this, similar as equilibrium constant, just that the concentration are not that at equilibrium। अगर QC बड़ा है Kc से, यानी आगे निकल गया भाई साहब QC Kc से, then the reaction will proceed in the direction of reactant, रिवर्स रिएक्शन होगी Kc तक वापस लाने के लिए। यही एक थंब रूल है इसमें। QC अगर आगे निकल गया है, इक्विलिब्रियम से भी आगे निकल गया, तो इक्विलिब्रियम से पीछे आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मिडल कंडीशन होती है ना, वहाँ पे आनी चाहिए रिएक्शन, तो पीछे आएगी, रिवर्स रिएक्शन होगी। QC अगर पीछे रह गया Kc से, आप जानते हैं क्या होगा, रिएक्शन में प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी टू रीच द Kc, इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए।
एंड ऑफ कोर्स व्हेन क्यूसी केसी के इक्वल हो जाएगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच ही जाएगी। वैसे ये चीज़ हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली है थर्मोडायनेमिक्स में। क्यूसी केसी के इक्वल जब होता है तो रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमने डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो एक रिएक्शन है उसके लिए आपको गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 57 एंड आपको कंसंट्रेशंस गिवन है एट सम आर्बिट्रेरी टाइम टी, नॉट नेसेसरी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हो गए या नहीं है हमें निकालना इन कंसंट्रेशन का यूज़ करके क्यूसी के एक्सप्रेशन में। वहाँ पे हमें पता लगेगा कि केसी के इक्वल है या नहीं क्यूसी। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं इन कंसंट्रेशंस का यूज़ करके बाय हैविंग दिस फॉर्मूला डिराइव्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन ऑफ कोर्स। एंड जहाँ से आप इसको कैलकुलेट करें तो 8 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 57 से डेफिनेटली कम है, क्यू सी इज लेस देन के सी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। रिएक्शन इज डेफिनेटली नॉट एट इक्विलिब्रियम। मोर ऑफ H2 एंड I2 विल रिएक्ट टू फॉर्म HI, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया नहीं, फॉरवर्ड रिएक्शन है, एंड देयर कंसंट्रेशन विल डिक्रीज टिल क्यू सी इज इक्वल टू के सी। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी जब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर नहीं हो जाता। तो जनरलाइजेशन कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, तो अगेन फिगर की फॉर्म में जनरलाइजेशन डायरेक्शन ये कंसेप्ट के लिए भी आपको दी हुई है। अगर क्यूसी की वैल्यू लेस है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होगा टू हैव क्यूसी के सी। दोनों अगर बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम पे है ही रिएक्शन। अगर क्यूसी ज़्यादा निकल गया तो बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन होगी टू हैव क्यूसी टू के सी। एंड यही यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में दिया गया है। छोड़ा है तो लेफ़्ट टू राइट टू इंक्रीज इट, ज़्यादा है तो राइट टू लेफ़्ट टू डिक्रीज। इक्विलिब्रियम पे है तो इक्वल होगा दोनों की वैल्यू क्यूसी का ए सी। नाउ सेवन्थ एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ के सी एक रिएक्शन के आपको गिवन है एंड एट अ गिवन टाइम कंपोजिशन आपको गिवन है दिस, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन प्रोसीड। तो क्यू सी की वैल्यू निकाल लीजिए, के सी के इक्वल आ रही तो इक्विलिब्रियम पे कहीं नहीं जा रही है रिएक्शन, एंड आगे पीछे होगी तो वैसे ही डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा क्यू सी बेसिकली। तो फॉर दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर बी एंड सी, उनको मल्टीप्लाई किया, टू यहाँ पे कोफिशिएंट रिएक्टेंट का तो उसका स्क्वायर कर दिया, एंड यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है क्यू सी की वैल्यू आ रही है 1 एंड के सी फॉर द रिएक्शन इज 10⁻³ यानी एक से बहुत छोटा है। तो क्यू सी बड़ा आ रहा है इसमें, तो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन, कम होगी उसकी वैल्यू के सी के इक्वल होने के लिए। एंड दैट्स हाउ द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्शंस विल टेक प्लेस इन दिस केस। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये आ गया वो। इसने क्वेश्चन इतने सारे सोल्व करवा लिए इसके बेसिस पे, ये मेथड अब यहाँ दे रही है एनसीईआरटी। In case of a problem in which you know the initial concentration but do not know any of the equilibrium concentration, following steps are followed. Write the balance equation first. Under the balance equation, list for each of the substance initial concentration, change in concentration, and equilibrium concentration. Define X as the concentration of one of the substances that reacts, जो reactant से कम हुआ है. Then use the stoichiometric reaction to determine the concentration in terms of X. सब्सटीट्यूट दिस टर्म जो कि आपने ऐसे निकाली इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सोल्व फॉर एक्स एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्स बिकॉज यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चेक योर रिजल्ट्स बाय पुटिंग दीज कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये चीज़ ऑलरेडी मेथड यूज़ करके हम क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये बाद में मेथड दिया है एनसीईआरटी ने। द 8th एग्जाम्पल, that much of N2O4 was placed in 1 liter of the reaction matter at this much temperature, ये रिएक्शन अकर करती है एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी दिस मच। के सी के पी एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आपको बताना है। इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन एज वी हैव सोल्व प्रीवियसली फॉर के पी। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनिशियल पार्शियल प्रेशर यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, उसकी जगह मास गिवन है, तो उससे आपको निकालना होगा पार्शियल प्रेशर। बाकी क्वेश्चन सेम है और सारा। तो 13.8 ग्राम ये N2O4 का आपको मास गिवन है, इसको मोलर मास से डिवाइड कीजिए आपके पास मोल आ जाएंगे। देन PV इज इक्वल्स टू NRT, इस फॉर्मूला से आप पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे N2O4 का, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऐसे आपको निकालना होगा।
एंड बाकी सब की वैल्यूज़ आर की ये वो होती है बार में, तो अभी हम देखा था 8.3 तो -3। टेम्परेचर आपको ऑलरेडी गिवन है 400 केल्विन, तो इन सब की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास 4.98 बार आ जाएगा इनिशियल प्रेशर। बस यही निकालना था हिंट इस क्वेश्चन से। अब इक्विलिब्रियम में अगर N2O4 से x निकल रहा है प्रेशर, तो 2x दैट मच फॉर्म हो जाएगा N2O4 का, स्टोइकियोमेट्री बता रही है। एंड टोटल प्रेशर आपको इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी गिवन है 9.15, यानी 4.98 माइनस एक्स प्लस 2x मीन्स 4.98 प्लस x, ये इक्वल रख दीजिए 9.15 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.17 बार। अब x आगे आपके पास आ गया, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस भी समझ लीजिए आपके पास आएगी। N2O4 थी 4.98 माइनस एक्स, तो यहाँ से ये आ जाएगी। NO2 की कंसंट्रेशन थी 2 टाइम्स एक्स, तो ये आ जाएगी NO2 का पार्शियल प्रेशर। एंड इन्हीं की टर्म्स में आपको Kp निकालना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, बिकॉज उसका कोफिशिएंट 2 है। एंड N2O4 का एक ही है, तो उसका डिवीजन में हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर से डिवाइड कर दीजिए, तो 85.87 आपके पास Kp की वैल्यू आ जाएगी। एंड Kp इज टू K पर डेल्टा एन, आप जानते हैं डेल्टा एन इस रिएक्शन के लिए 2 - 1 1 आ रहा है, तो Kp की वैल्यू रखिए एंड R और T की वैल्यू रखिए। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc फ्रॉम हेयर 85.87 डिवाइड बाई 0.083 इंटू 400, तो 2.586 आ रहा है, तो इसको 2.6 में राउंड ऑफ किया है एनसीईआरटी ने। एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है एंड द नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 0.083, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, तो 2.6 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर आना चाहिए। ये एसएफ के रूल आपको क्लियर होने चाहिए, दो चैप्टर्स में आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी। नाउ द 9th एग्जाम्पल, 3 मोल ऑफ PCl5 गिवन है आपको टू अटेन इक्विलिब्रियम एट 380 केल्विन, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम Kc गिवन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। 3 मोल इनिशियली गिवन है, इसमें से एक्स निकल जाएंगे, ये तो शुरुआत में इसे ही करके आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। एक्स निकले तो प्रोडक्ट के एक्स एक्स हो जाएंगे फ्रॉम सिमेट्री और द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ से Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय दैट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करना होगा आपको x के लिए। तो यहाँ पे जब आप इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, देन x की वैल्यू आपके पास आएगी 1.59। PCl5 3 - x थी इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो इसको माइनस कीजिए 1.41 आ जाएगी। PCl3 और Cl2 की x के ही बराबर थी, तो 1.59 इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, रिएक्शन कांस्टेंट Q एंड द गिब्स एनर्जी इज गिवन हेयर, डेल्टा G नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक चैप्टर में, वो भी यहाँ पे रिवाइज होने वाला है।